mitochondria, right? Powerhouse of the cell. हेलो, तो आज हम लोग करने वाले हैं फटाफट रिवीजन। तो चैप्टर नंबर 1 से शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इस चैप्टर की शुरुआत होती है सेल से। तो मैंने आप लोगों को हमेशा बताया है कि क्या होता है सेल। जिस तरीके से हमको एक मकान यानी कि मेरा घर, आपका घर या कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए क्या चाहिए होती है, ईंटें चाहिए होती हैं, उसी तरीके से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है भाई? सेल। एग्जैक्टली। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं और ये जो बहुत सारे सेल्स होते हैं ये अलग अलग तरीके के काम करते हैं बॉडी के लिए। ऑलराइट, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि सर्कुलेटरी सिस्टम वाले सेल वो क्या काम करेंगे, दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन सर्कुलेशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम वाले जो सेल्स होंगे दे विल बी इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन, राइट। तो हर तरीके का जो सेल होता है बॉडी के अंदर, अलग अलग तरीके के सेल, दे आर डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस। ऑलराइट, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगी कि मान लो कोई एक सेल है, ठीक है, मान लेते हैं कि कोई एक सेल है। अब उस सेल के अंदर क्या क्या होता है, सो हम लोग इसको थोड़े से इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ अ सॉन्ग, क्योंकि बोरिंग हो रहे हैं, पढ़ाई इतनी ज्यादा हो रही है तो ज्यादा बोर होते जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू सम फन एंड वी आर गोइंग टू listen a song first. Cell contains outer layer is the cell membrane. It controls what goes in and out. Yeah. The cell gets energy from किससे? Mitochondria, right? Mitochondria. Yes. Also known as the Powerhouse of the cell. And the ribosomes help the cell Ribosome, protein synthesis, right? Reticulum will carry substances. Endoplasmic breaking down reticulum. materials, Lysosome, suicidal bags. The nucleus Nucleus, controls the cell, दिमाग. kinda like a brain contains the DNA when cells divide. Okay, it to contains the replicate. DNA. Inside the nuclear membrane full of pores. The nucleus makes ribosomes and Alright, this is the another organelle. ये भी cell के अंदर होता है. Bodies. Each unit of a cell is an organelle. The membrane keeps substances out inside, cell filled with cytoplasm. Lysosomes help break things down. Energy from the mitochondria. Protein factories. Ribosome, right? So, endoplasmic reticulum transfer substances like proteins. Nucleus controls this. Cell membrane, mitochondria. Lysosome, ribosomes, okay, cytoplasm, nucleus, Golgi bodies, nucleolus, cell membrane, mitochondria, lysosome, ribosome, cytoplasm, nucleus, and Golgi bodies. So, आप लोगों को पता चल गया होगा कि एक सेल के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। सेल के अंदर भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, नॉट ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे हम लोगों ने अभी देखा सेल के अंदर एनर्जी के लिए, जैसे आप लोगों को पैसे चाहिए होते हैं तो आप भागकर किसके पास जाते हो? पापा के पास, कि भाई पापा पैसे दे दो, पैसे दे दो, और उस पैसे से आप लोग क्या करते हो? अपने काम कर लेते हो। वैसे ही अगर किसी भी सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो सेल किसको बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सेल का? इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सो ये जैसे आप लोगों के फादर आपको पैसे निकाल करके देते हैं, रुपए निकाल करके देते हैं, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया जब सेल एनर्जी की जरूरत होती है सेल को, तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल को क्या देता है? एटीपी देता है। और उन्हीं एटीपी को यूज करके सेल क्या करता है? अपने जितने भर काम होते हैं जो सेल को दिए हुए हैं वो सारे कामों को करता है। वैसे ही दूसरा सेल ऑर्गेनेली भी हमने देखा, राइबोसोम। सेल को कोई भी प्रोटीन चाहिए तो वो किसको बोलेगा? राइबोसोम को, कि भैया ये वाला प्रोटीन बना करके दे दे। वैसे ही सेल ऑर्गेनेली में एक आता है हमारा लाइसोसोम, वैसे ही आता है न्यूक्लियस। सो वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग इन डिटेल, ऑलराइट। और ये जो चैप्टर है ये बोरिंग नहीं होने वाला है। द फटाफट रिवीजन इज गोइंग टू बी बहुत ज्यादा फटाफट एंड बहुत ज्यादा फन वाला, ऑलराइट। सो सेल क्या बताया अभी मैंने आप लोगों को? व्हाट इज सेल? आई टोल्ड यू सेल क्या होता है। जैसे एक मकान को बनाने के लिए वी नीड ब्रिक्स, द सेम वे किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए वी नीड सेल्स।
और सेल्स होते क्या हैं? सेल होते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑलराइट, दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अब बात आती है कि भाई कौन था जिसने सबसे पहले सेल को फाइंड आउट किया था? तो देयर वाज अ साइंटिस्ट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना माइक्रोस्कोप बनाया। अब जब आप लोग कोई नई चीज बनाते हो, उत्सुकता होती है ना कि भाई चेक करके देखूं जल्दी से कि क्या बना है, तो उनको भी उत्सुकता हुई और उन्होंने एक पेड़ पर से जाकर के कॉर्क हटा ली और उस कॉर्क को जो माइक्रोस्कोप रॉबर्ट हुक ने बनाया था उस माइक्रोस्कोप के नीचे लगा करके देख रहे थे इस तरीके से। तो उनको वहां पर क्या दिखाई दिया? सेल दिखाई दिया। तो अगर आपसे पूछे कि भाई डिस्कवरीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी सेल की, रिलेटेड टू सेल, वो डिस्कवरीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी? वो स्टार्ट हुई थी हमारे रॉबर्ट हुक से। सो रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? सेल को डिस्कवर किया था। ऑलराइट, दिस इज द पॉइंट नंबर 1। दिस इज आवर पॉइंट नंबर 1 कि रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए ल्यूवेनहॉक। सो ल्यूवेनहॉक ने क्या किया? ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले एनिमल सेल को डिस्कवर किया था। द फर्स्ट एनिमल सेल वाज डिस्कवर्ड बाय एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक इन द ईयर 1674। ऑलराइट, ये दो चीजें याद हो गई। तो हमको साथ साथ में याद करके जाना है बिकॉज वी डोंट हैव इनफ टाइम कि भाई बाद में हम चीज़ों को याद कर पाएंगे। सो हम साथ साथ याद करके चलेंगे। सेल क्या होता है? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। डिस्कवरीज कहाँ से स्टार्ट हुई थी? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले 1665 में सेल को डिस्कवर किया। उसके बाद देयर वाज दिस सेकंड साइंटिस्ट जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, और एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले क्या डिस्कवर किया था? एनिमल सेल। ऑलराइट, उसके बाद आगे आते हैं, देयर वाज दिस थर्ड साइंटिस्ट जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, और रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831 में क्या डिस्कवर किया था? व्हाट आई टोल्ड यू इन द क्लास, न्यूक्लियस। यस, रॉबर्ट ब्राउन ने इन द ईयर 1831 ही डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ऑलराइट, उसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड देयर इज दिस अनदर साइंटिस्ट पुरकिंजे। पुरकिंजे ने 1839 वाले ईयर में क्या डिस्कवर किया था? प्रोटोप्लाज्म। और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? वही देखो, इधर दिखाओ, इधर देखो। मान लो ये कोई सेल है। ऑलराइट, अब मैं आप लोगों को बार बार सिखा रही हूँ कि जो कोई भी जो सेल होता है उसके अंदर 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी सेल के अंदर, वो क्या होती है? उसकी आउटर मोस्ट बाउंड्री, यानी कि ये। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हम इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इसी को सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है। राइट, सो जैसे आप लोग ऐसे समझो इसको कि आप लोग खेतों की तरफ घूमने गए। ऑलराइट, वहां पे खेतों के बीच में क्या बनी हुई होती है? लाइंस बनी हुई होती है, मेड़े होती है। अब उन मेड़ों की हेल्प से आप लोग क्या फाइंड आउट कर पाते हो कि भाई ये वाला खेत इनका है, ये वाला खेत इनका है, और ये वाला फील्ड इनका है। ऑलराइट, सो इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर तो बहुत सारे सेल्स हैं। अब एक जो सेल है वो दूसरे सेल से किस तरीके से अलग होगा? कुछ तो होगा ऐसा जो एक सेल को दूसरे सेल से अलग करेगा। अदरवाइज सेल के अंदर जो इतने सारे ऑर्गेनेलीज भरे हुए हैं, इस वाले सेल के ऑर्गेनेलीज इस वाले सेल के ऑर्गेनेलीज के साथ जाकर के मिल नहीं जाएंगे। यस, सो इसीलिए इन ऑर्डर टू सेपरेट दिस organelle and this fluid वाला part inside the cell, there is this part known as plasma membrane। और ये जो plasma membrane होती है ये outermost covering होती है सेल की। ऑलराइट, ऐसे मान के चलो खेत के आर पार और आस पास जो बाउंड्री लगी हुई होती है एक तरीके से, वही सेल की ऊपर वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ऑलराइट, सो पहला इंपॉर्टेंट कंपोनेंट क्या है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर हम दूसरे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को कई बार बताया हुआ है कि भाई जैसे आप लोगों के पास दिमाग है, जैसे कंप्यूटर के पास अपना सीपीयू है, उसी तरीके से हर सेल के पास सेंटर के अंदर यानी कि बिल्कुल बीचों बीच में एक पार्ट रखा हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है, वी कॉल इट न्यूक्लियस। वी कॉल इट न्यूक्लियस। ऑलराइट, सो बिल्कुल सेंटर के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस का काम क्या होता है? न्यूक्लियस का नेचर क्या है? न्यूक्लियस जो है किस तरीके से प्रोटीन्स को साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस अपने अंदर लेकर के आता है? न्यूक्लियस से किस तरीके से प्रोटीन वापस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं? वी विल टॉक अबाउट एवरीथिंग। ऑलराइट, फिलहाल के लिए समझो कि सेल के पास कितने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट? 3 होते हैं। पहला हमारा वही मेड़,
जो कि खेत की मैड जैसा, तो मैड जैसा क्या है, मैड क्या है सेल की, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज सेल मेम्ब्रेन। दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है भाई, ये अंदर जो लिक्विड भरा हुआ होता है इस सेल के या किसी भी सेल के, जितने भर सेल्स आपकी बॉडी के अंदर है उनके अंदर लिक्विड भरा हुआ है, एक फ्लूइड मैट्रिक्स भरी हुई है, और इसी फ्लूइड की मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर कोई ऑर्गेनेली पड़ा होगा, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, यहाँ पर कोई और, जो हम लोग अभी गाने में सुन करके आए थे कि लाइसोसोम होता है, कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, न्यूक्लियस होता है। ऑलराइट, तो ये सब कहाँ होते हैं, उसी सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, उसी सेल की फ्लूइड मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स इन द साइटोप्लाज्म इटसेल्फ। ऑलराइट, आगे चलें। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस, राइट, न्यूक्लियस ब्रेन। जैसे आप लोगों के पास अपना दिमाग है वैसे ही हर सेल के पास भी उसका दिमाग होता है, एंड दैट दिमाग इज नोन एज न्यूक्लियस। गुड, अब देखो आगे। सो दिस इज रिलेटेड टू द डिस्कवरी, ऑलराइट, दिस पार्ट इज रिलेटेड टू डिस्कवरी। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो है सेल थियोरी। सो आप लोग सेल थियोरी को बहुत अच्छे से पढ़ लें। सेल थियोरी किसने दी थी, रुडोल्फ विर्चो ने सेल थियोरी दी थी, और उन्होंने क्या बोला था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, राइट। एंड ये जो सेल्स होते हैं ये कहाँ से आते हैं, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। जैसे आप लोग कहाँ से आए हो, अपने मम्मी के सेल से और अपने पापा के सेल से, राइट। तो वो जो सेल्स थे, प्री का मतलब होता है पहले से ही, जो सेल्स इन्वायरमेंट में पहले से ही हैं, तो हम कहाँ से बने होंगे, अपने पेरेंट्स के सेल से, क्योंकि वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं, राइट। तो जब हमारे पेरेंट्स के प्री एग्जिस्टिंग सेल्स एक दूसरे के साथ फ्यूज हुए देन हम लोग बनते हैं। तो वही रुडोल्फ विर्चो ने बोला था कि भाई जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इस प्लैनेट पर दे आर मेड अप ऑफ सेल्स, एंड ये जो सेल्स होते हैं वेयर दे आर कमिंग फ्रॉम, दे आर कमिंग फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ऑलराइट, जैसे कोई पपी है, राइट, तो उसके प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कौन से होंगे, क्या ह्यूमन के प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगे उस पपी के, नो, उसी के पापा और मम्मी के सेल से वो बन करके आया है। तो उस पपी के लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स कौन से होंगे, उसके पेरेंट्स के सेल्स उसके लिए प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होंगे। क्लियर, डन। सो दिस इज द सेल थियोरी, और सेल थियोरी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं एंड हम लोग उन सारे ऑर्गेनेलीज के बारे में बात कर लेते हैं जिनके बारे में हम लोगों ने ये गाना सुना था, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑल द ऑर्गेनेलीज जो हमारे सिलेबस के अंदर हैं। तो फर्स्ट ऑर्गेनेली इज सेल वॉल। सेल वॉल के बारे में एक चीज दिमाग में भर लो बहुत अच्छे से कि जो सेल वॉल होती है, मैंने अभी आप लोगों को सिखा रही थी, वापस से आओ यहां पर बात कर लेते हैं। ऑलराइट, जस्ट लुक हियर। मान लो ये कोई सेल है, ऑलराइट, तो ये सेल की मैंने आप लोगों को जो बाउंड्री बताई थी, इस बाउंड्री का नाम क्या बताया था अभी मैंने आप लोगों को, मैं बता रही थी आप लोगों को, दिस इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बरहा, नॉट बरहा, मेड, राइट। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, अगर ये एनिमल सेल है तो इसके ऊपर कोई भी और मेम्ब्रेन नहीं होती है, लेकिन अगर ये कोई प्लांट सेल है तो इसी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक और मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और इस मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं सेल वॉल। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेल वॉल जो होती है वो कहाँ प्रेजेंट होगी, वो सिर्फ कौन से सेल्स में होती है, दैट इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल। साथ के साथ याद करते चलना है, राइट। तो सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, दैट मीन्स उसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं होती है। गुड। अब बात आती है फंक्शन कि भाई काम क्या करता है, सेल वॉल का काम क्या होता है। अब क्योंकि ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर है और जो सबसे ऊपर वाली चीजें होती है, जैसे आप लोग जलेबी लेने गए, ठीक है, मेरे को जलेबी बहुत पसंद है तो मैं जलेबी खाने जाती हूँ, तो वो जो जलेबी वाले अंकल होते हैं वो मेरे को हाथ में थोड़ी ना जलेबी पकड़ा देते हैं, वो मेरे को एक रैपर में रख के देते हैं। अब वो जो एनवलप होता है, वो जो रैपर होता है, वो क्या कर रहा होता है, जलेबी को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। वरना तो अगर हाथ में लेकर के आती, पता चलता ऊपर से कौवा उड़ा करके ले गया, राइट, पता चलता नीचे से कुत्ता लेकर के भाग रहा है और मैं पीछे पीछे भाग रही हूँ, राइट। तो
एनवलप क्या करता है, वो अंकल उसको एनवलप के अंदर पैक करके देते हैं, तो वो एनवलप क्या कर रहा है, वो उसकी आउटर कवरिंग बन रहा है, और आउटर कवरिंग का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, राइट। तो वैसे ही ये जो सेल वॉल होती है ये सबसे बाहर वाले पोर्शन पर होती है सेल के, तो इसका काम क्या होगा, यस, प्रोटेक्शन करना, ऑलराइट। सो ये जो होती है सेल को प्रोटेक्ट करती है, सेल को मजबूती देती है और सेल को रिजिडिटी देती है, दैट मीन्स सेल को ठोस बनाती है, मजबूत बनाती है। सो इतनी चीज क्लियर है, इज इट क्लियर, वी आर डन विद दिस। अब एक और प्रश्न यहाँ पर एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि भाई प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है। सो प्लांट्स के अंदर जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, यस, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ अ डिफरेंट सब्सटेंस एंड दैट इज नोन एज काइटिन, राइट। सो प्लांट्स की जो सेल वॉल होगी वो किससे मिलकर के बनी हुई होती है, सेल्यूलोज, मैंने यहाँ पर स्क्रीन पे लिख दिया है सेल्यूलोज से। एंड वहीं पर फंजाई की सेल वॉल किससे मिलकर के बनी हुई होती है, काइटिन से, गुड। तो सिर्फ आप लोगों को प्लांट से मतलब है। आगे बढ़े, नेचर भी पूछ लेता है कभी कभी कि भाई नेचर क्या होता है सेल वॉल का, तो सेल वॉल लिविंग नहीं होती है, इट इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। जो जब डेड सेल्स से मिलकर के बनी हुई है तो क्या नेचर होगा इसका, इट इज नॉन लिविंग, इट इज परमिएबल मेम्ब्रेन। इसका मतलब कि भाई ये जो है आसपास, मतलब परमिएबल का मतलब होता है कि भाई बहुत ज्यादा टेढ़ा नहीं है, इसका मतलब इसको क्रॉस करके कोई भी चीज अंदर आ सकती है सेल के और कोई भी चीज बाहर जा सकती है सेल से। तो इसका मतलब इट इज नॉट सेलेक्टिवली परमिएबल, इट इज परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस, गुड। आगे है, मैंने अभी बताया था ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पार्ट है कि किससे मिलकर के बनी हुई होती है हमारी सेल वॉल, दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो याद हो गई ये चीजें। सेल वॉल कहाँ प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स ओनली। काम क्या करती है, प्रोटेक्शन, रिजिडिटी, स्ट्रेंथ देने का। एंड बनी किससे हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, इट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज इन द केस ऑफ प्लांट सेल, गुड। नाउ देयर इज दिस सेकेंड कॉम्पोनेंट। अभी हम लोग जब गीत सुन रहे थे, गाना सुन रहे थे, उसमें सबसे पहला कॉम्पोनेंट कौन सा था, दैट वाज द सेल मेम्ब्रेन। तो मैंने अभी आपको बताया एक खेत दूसरे खेत से किस तरीके से अलग होता है, क्योंकि बीच में क्या होती है, मैड़े होती हैं। उसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर तो बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, तो वो सेल्स एक दूसरे से अलग कैसे होते हैं, विद द हेल्प ऑफ दिस सेल मेम्ब्रेन। जैसे मान लो ये हमारा कोई सेल है, इधर देखो, हटा लेते हैं ना इसको, या मान लो ये कोई सेल है, इसके बगल में दूसरा सेल है, तीसरा सेल है। अगर इन सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होती तो क्या होता, इनके अंदर का ये जो मटेरियल है इसके साथ मिक्स हो जाता, इस वाले का इसके साथ मिक्स हो जाता, राइट। आर यू गेटिंग दैट क्लैरिटी। सो इसीलिए क्या होता है, ये सेल मेम्ब्रेन होती है कि भाई ये वाला खेत तेरा है, ये वाला खेत मेरा है, इसको मैं जोतूंगा, इसको तू जोत लेना, गुड। उसी तरीके से होता है। तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये क्या कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है, क्या प्लांट सेल में, क्या एनिमल सेल में। सो सेल मेम्ब्रेन की अगर हम लोग बात करें तो प्लांट सेल्स के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन होती है और एनिमल सेल्स के ऊपर भी सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। इतनी बात दिमाग में भर गई होगी। नाउ काम क्या करती है, ये जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। प्रश्न पूछ लेते हैं इससे, इट इज सेलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर। और सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब क्या होता है, सेलेक्टिव, यानी कि कुछ ही प्रोटीन्स को, कुछ ही चीजों को, कुछ ही हाइड्रोफोबिक गैसेस को ये सेल के अंदर जाने देती है और कुछ ही सामान को सेल के बाहर आने देती है। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी मुंह उठा करके आ रहा है और सेल के अंदर घुस जाएगा। सिर्फ लिमिटेड सामान और जिसको सेल के अंदर जाना जरूरी है वही केवल सेल के अंदर एंटर हो सकता है। सेम गोज फॉर द एग्जिट वाला पार्ट, ऑलराइट। सो ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, इट रेगुलेट्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये जो है सब्सटेंसेस की एंट्री को और एग्जिट को रेगुलेट करती है। नाउ व्हाट इज द नेचर, नेचर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लिविंग सेल से मिलकर के बनी हुई होती है तो नेचर कैसा होगा, लिविंग होगा। एंड डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन, मैंने अभी बताया इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। व्हाई इट इज अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, क्योंकि भाई एरा गैरा नत्थू खैरा कोई भी सेल के अंदर नहीं घुस सकता है। सिर्फ वही सामान सेल के अंदर घुसेगा जिसको सेल मेम्ब्रेन बोलेगी कि भैया तू चला जा अंदर,
गुड। सो इसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल नेचर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। नाउ लेट्स कम बैक। नाउ देयर इज द थर्ड ऑर्गेनेली। क्या नाम है थर्ड ऑर्गेनेली का? दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? सुन रहे थे ना गाने में, गीत में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, अगर हम इसके अकरेंस की बात करें कि भाई प्लांट सेल के अंदर होता है या एनिमल सेल, याद करते जाना साथ के साथ। सो प्लांट सेल के अंदर होगा या एनिमल सेल के अंदर? दोनों ही सेल्स के अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर भी और एनिमल सेल के अंदर भी। गुड। आगे की तरफ बढ़ो। फंक्शन, काम क्या होता है? सो प्रोवाइड सपोर्टिंग स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क ऑफ द सेल, यानी कि जो सपोर्ट वाला काम होता है, सेल को सपोर्ट देने का काम कौन करता है? दैट इज द वर्क ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो टाइप्स होते हैं, दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज SER, that means smooth endoplasmic reticulum, and the second part is RER, that means the rough endoplasmic reticulum. If talking about the nature, then it is living. Again वापस से लिविंग होती है, जैसे सेल मेम्ब्रेन लिविंग था, ये भी लिविंग है। नाउ एक और चीज है, ये क्या होती है, कैसी दिखाई पड़ती है? ये कुछ ट्यूब जैसी, जैसे ट्यूब होती है ना, ट्यूब यानी कि जैसे पाइप होती हैं, बिल्कुल पाइप जैसे स्ट्रक्चर की होती है। सो इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। ट्यूब से याद करो, पाइप से याद करो, तो पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स इट इज अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। गुड। सो आगे चले। कम राइबोसोम, ये है हमारा चौथा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली, राइबोसोम। तो भैया अगर सेल को प्रोटीन की जरूरत है तो किससे बोला जाएगा? राइबोसोम से। तो काम क्लियर हो गया होगा, अगर प्रोटीन की जरूरत है राइबोसोम से बोला जाएगा। इसका मतलब साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस क्या है? राइबोसोम क्या है? प्रोटीन फैक्ट्री है। गुड। राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स। गुड। कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? तो प्लांट सेल के अंदर भी होते हैं और एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, दोनों के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आगे की तरफ अगर हम लोग बात करें इनके नेचर की, यस दे आर लिविंग, दे आर डेंस, they are like a spherical bodies and those spherical bodies are composed of ribonucleic acid. Good. राइबोसोम के बारे में दिमाग में भर लेना, अगर पूछा जाए ओके हु इज द प्रोटीन फैक्ट्री इनसाइड द सेल, देन दैट इज राइबोसोम। याद हो गया? राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम। गुड। आगे चलो। माइटोकॉन्ड्रिया, आगे है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, और मैंने बताया था क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल। यस, इट इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। लाइक अगर आप लोगों को पैसे की जरूरत होती है, कहाँ जाते हो? पापा के पास, पापा रुपया निकाल करके देते हैं, आप उससे अपना काम कर लेते हो। वैसे ही अगर सेल को भी एनर्जी की जरूरत है तो वो किसको बोलता है? माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास करेंसी भरी हुई होती है, एनर्जी करेंसी, जिसका नाम है एटीपी। और ये एटीपी जो है माइटोकॉन्ड्रिया निकाल करके सेल को देता है, भाई कर ले अपना काम। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ऑलराइट। सो where they are present inside the plant cell as well as inside the animal cell. अगला काम क्या है कि भाई इसका काम क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है? इट इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो क्या काम कर रहा होगा? इट विल बी प्रोवाइडिंग द एनर्जी टू द सेल, राइट? सो इसके अलावा कई सारे रेस्पिरेटरी एंजाइम्स को भी बनाने का काम कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। सो अगर पूछे एग्जाम के अंदर पावर हाउस ऑफ द सेल क्या है, देन दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। सो नेचर क्या है? लिविंग। अगेन अलग अलग शेप के होते हैं, और अंदर वाली जो वॉल होती है, इट इज मेड अप ऑफ टू मेम्ब्रेन। ऊपर वाली मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन और नीचे वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन। और वो जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो एक तरीके के फोल्ड्स में डाइवर्स हो जाती है, और उन फोल्ड्स को हम लोग बोलते हैं क्रिस्टाई, क्रिस्टाई। गुड। आगे चलो। गोल्जाई अपैरेटस, अगला ऑर्गेनेली है हमारा गोल्जाई अपैरेटस। गोल्जाई अपैरेटस वापस से प्लांट सेल में भी होता है, एनिमल सेल में भी होता है। तो अभी तक ऐसा कौन सा ऑर्गेनेली था जो केवल हमारे प्लांट सेल में प्रेजेंट था? दैट वाज द सेल वॉल। ऑलराइट। बाकी सारे के सारे दोनों में प्रेजेंट है अभी तक के लिए। गोल्जाई अपैरेटस अगेन प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी काम क्या करती है? बहुत सारे एंजाइम्स और बहुत सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करने का काम करती है। ऑलराइट। सो काम क्या होता है गोल्जाई अपैरेटस का? कई सारे एंजाइम्स और कई सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन करना। नाउ
इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज आवर लाइसोसोम। लाइसोसोम होती है सेल की काल कोठरी। मान लो कोई ऐसा प्रोटीन है जिसको सेल को जरूरत नहीं है जिसकी, तो क्या करते हैं, उसको उठा करके लाइसोसोम के अंदर डाल देते हैं। ऑलराइट, और लाइसोसोम उसको क्या करता है, क्योंकि लाइसोसोम के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला तो लाइसोसोम का जो पीएच होता है वो कैसा होता है, एसिडिक, राइट। तो क्योंकि उसका पीएच एसिडिक है, तो अगर कोई प्रोटीन लाइसोसोम के अंदर भेज दिया जाएगा जिसको सेल को जिसकी जरूरत नहीं है, या फिर जो वेस्ट है, तो वेस्ट को कौन ही रखता है, आप लोग भी कूड़े को फेंक आते हो, वैसे ही सेल भी उस वेस्ट मटेरियल को, वेस्ट प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है। और डिग्रेड करने के लिए उसको कहाँ भेज दिया जाता है, लाइसोसोम के अंदर, दैट मीन्स इस काल कोठरी के अंदर। गुड। और ये काल कोठरी काम कैसे करती है, क्योंकि इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। पहला, इसका पीएच एसिडिक होता है, तो वो उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देता है, तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइसोसोम के अंदर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये उस प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं। गुड। सो एक और इंपॉर्टेंट चीज, ये जो लाइसोसोम होता है ये बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सिंथेसिस में भी हेल्प करता है। व्हाट इज द नेचर, नेचर क्या है, लिविंग, अगेन लिविंग। एंड ये किस तरीके के ओरिएंटेशन में प्रेजेंट होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स, गोल गोल सेक लाइक बोरे जैसे वेसिकल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, इनका ओरिएंटेशन होता है। गुड। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द अनदर ऑर्गेनेली दैट इज सेंट्रियोल्स। क्या काम होता है सेंट्रियोल्स का, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि ये ऑर्गेनेली सिर्फ प्रेजेंट होता है हमारे एनिमल सेल के अंदर। दैट मीन्स प्लांट सेल से इसका कोई लेना देना नहीं है, इट इज ओनली प्रेजेंट इन द एनिमल सेल। अब बात कर लेते हैं कि भाई काम क्या करता है। सो सेल के अंदर अगर डिवीजन होना चालू होगा, सेल डिवीजन का क्या मतलब होता है कि मान लो भैया ये एक सेल है और इससे एक सेल को डिवाइड करना है, ये है हमारा पेरेंट सेल। तो अगर इस सेल को डिवाइड करना है देन इसके अंदर सेल डिवीजन होगा, और उस सेल डिवीजन के बाद ये जो सेल होगा ये दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। इन दो सेल्स को हम लोग बोलते हैं डॉटेड सेल्स। गुड गुड। सो ये होता है हमारा सेल डिवीजन। तो यानी एक सेल दो सेल में डिवाइड हो गया, दैट मीन्स सेल का डिवीजन हो गया। सो अगर सेल डिवीजन को इनिशिएट करना है तो कौन सा ऑर्गेनेली हेल्प करता है एनिमल सेल के अंदर, दैट इज सेंट्रियोल। सेंट्रियोल। तो सेल डिवीजन कौन कराएगा, सेंट्रियोल। गुड। नेचर क्या होता है, माइक्रोट्यूबुलर, यानी कि ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे से, एंड दे आर लिविंग इन नेचर। अगेन मैं आपको दिखा देती हूँ, ये रहा लाइसोसोम, जस्ट लुक हियर, ये रहा हमारा लाइसोसोम। जब हम इस लाइसोसोम को काटते हैं यहाँ से, तो ये इसके अंदर ये दिखाई दे रहे हैं ना आपको, जिनको मैं डॉट डॉट से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, दे आर डाइजेस्टिव एंजाइम्स। और यही डाइजेस्टिव एंजाइम किसी भी प्रोटीन को डिग्रेड कर देते हैं, जो कि कहाँ पहुंच जाता है, इस लाइसोसोम के अंदर पहुंच जाता है। गुड। आगे चलो प्लास्टिड्स की बात करते हैं। प्लास्टिड्स भाई, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, प्लास्टिड्स क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद आ रहा है। सो प्लास्टिड्स जो होते हैं ये क्या एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल नहीं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल के अंदर। सिर्फ क्या काम करते हैं ये प्लास्टिड्स, अभी मैंने आप लोगों को बताया प्लास्टिड्स कितने तरीके के होते हैं, दे आर ऑफ 3 टाइप्स। ये 3 तरीके के होते हैं। पहला है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट और तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट। अब ध्यान से समझना, ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये हमारे स्टेम के अंदर, यानी कि प्लांट्स की जो स्टेम होता है, तना होता है उसके अंदर, और लीव्स के अंदर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं दे आर ग्रीन इन कलर। क्यों होती हैं वो ग्रीन, क्योंकि उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज द नेम ऑफ द पिगमेंट, क्लोरोफिल। तो वो जो क्लोरोफिल होता है वो कहाँ भरा हुआ होता है, इन्हीं क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये जो क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है ना, इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर कौन सा पिगमेंट भरा हुआ होता है, क्लोरोफिल। और इसी क्लोरोफिल की वजह से प्लांट क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस। तो समझ में आ गया। अगर हम लोग बात करें कि भाई प्लास्टिड्स दे आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्योंकि क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट होता है और उसी वजह से प्लांट क्या कर पाता है, फोटोसिंथेसिस कर पाता है। सो इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड that chlorophyll will help the plant to make the food, that means photosynthesis हो जाएगा। गुड। आगे दूसरे नंबर का हमारा प्लास्टिड्स है क्रोमो। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर।
क्रोमो का मतलब होता है वेट, या क्रोमो का मतलब क्या होता है कलर। सो ये ऐसा प्लास्टिड्स है जो कि रंग बिरंगा। अब रंग बिरंगी क्या चीजें होती हैं, हमारे फल रंग बिरंगे होते हैं, हमारे जो फूल होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं। तो फल और फूल अलग अलग तरीके के रंगों के होते हैं। क्यों होते हैं, उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसा क्रोमोप्लास्ट नाम का एक प्लास्टिड प्रेजेंट होता है जो कि उनको अलग अलग तरीके के कलर्स देता है। गुड। सो क्रोमोप्लास्ट समझ में आ गया। ये क्या कंटेन करते हैं, कैरोटेनॉइड्स। अगर कैरोटेनॉइड्स प्रेजेंट हैं यानी कि अलग अलग रंग किसकी वजह से आएगा, अलग अलग रंग के कंपोनेंट्स की वजह से, पिगमेंट्स की वजह से। तो अगर रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है तो फल कैसा हो जाएगा, रेड। फूल कैसा हो जाएगा, रेड। अगर ऑरेंज कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है देन फूल कैसे हो जाएंगे, ऑरेंज। एंड अगर येलो कलर का ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट है उसके अंदर देन वो कैसा हो जाएगा, येलो। येलो येलो डर्टी फेलो, नॉट लाइक दैट। नाउ देयर इज दिस थर्ड कैटेगरी। तीसरे तरीके का होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट, और ल्यूकोप्लास्ट होता है कलरलेस, उसका रंग से कोई लेना देना नहीं। अभी बताया था क्लोरोप्लास्ट कैसा होगा, ग्रीन होगा। क्रोमोप्लास्ट कैसा होगा, रंग बिरंगा होगा। और ल्यूकोप्लास्ट का होगा, रंगहीन होगा, उसको कोई लेना देना नहीं है होली से। होली का लेना देना सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट से, राइट। सो इट कंटेन्स नो पिगमेंट। अब कोई पिगमेंट कंटेन नहीं करता लेकिन काम तो कुछ करता होगा ना। तो बॉडी के अंदर, प्लांट की बॉडी के अंदर जितना भी स्टार्च को स्टोर किया जाता है वो किसके अंदर स्टोर कर दिया जाता है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर। इसके एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे, हम लोगों ने पढ़े थे क्लास के अंदर, इलियोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट, याद आ रहे होंगे, अमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, राइट। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ आवर ल्यूकोप्लास्ट। गुड। आगे चलो आगे चलो, जल्दी जल्दी जल्दी। वैक्यूल्स, वैक्यूल्स जो होते हैं ये हमारे, जैसे आप लोगों के घर में स्टोर होते हैं, राइट। जिस सामान की आपको जरूरत नहीं होती आप उसको फेंक थोड़ी ना देते हो, रख लेते हो कि भाई हो सकता है बाद में काम आ जाए। वैसे ही प्लांट और एनिमल की बॉडी के अंदर भी वैक्यूल्स होते हैं। अब अंतर ये होता है कि प्लांट की बॉडी के अंदर वैक्यूल्स बहुत बड़े बड़े होते हैं साइज के, लेकिन एनिमल की बॉडी के अंदर या तो वैक्यूल्स होंगे ही नहीं, होंगे तो वो छोटू से वैक्यूल्स होते हैं, राइट। वैक्यूल्स का काम क्या होता है, वैक्यूल का काम होता है ज्यादा अमाउंट का जो पानी है प्लांट की बॉडी में उसको स्टोर कर लेना। कुछ ऐसा चीज है, खाना है, उसको स्टोर कर लेना, राइट। वेस्ट प्रोडक्ट को, पिगमेंट को स्टोर कर लेना। तो जिन चीजों की सेल को उस वक्त जरूरत नहीं है वो कहता है ठीक है बाद में यूटिलाइज कर लूंगा, हो सकता है बाद में काम आ जाए, तो वो उसको क्या कर लेता है, वैक्यूल के अंदर घुसा देता है। स्टोर हाउस है एक तरीके से सेल का। गुड। नेचर क्या है, इट इज नॉन लिविंग, नॉन लिविंग है, लिविंग नहीं है। गुड। फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन। अब एक और क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि ये जो वैक्यूल है इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसका एक नाम होता है, और नाम क्या है, टोनोप्लास्ट। क्या नाम है, TONOPLAST। व्हाट इज द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल, टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। गुड। आगे देखो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में बात कर चुके हैं। आप लोगों के पास अपना दिमाग है तो सेल पीछे क्यों रहे, सेल के पास भी अपना दिमाग होता है, दैट इज न्यूक्लियस। अब ये जो न्यूक्लियस होता है भाई प्लांट सेल के अंदर भी होगा, प्लांट सेल को भी दिमाग चाहिए और आपकी सेल्स को भी दिमाग चाहिए, सिर्फ आपको ही नहीं, प्लांट सेल्स को भी दिमाग चाहिए, राइट। सो काम क्या करता है अब ये न्यूक्लियस, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं सेल की उसको कौन कोऑर्डिनेट और कोरिलेट, नॉट कोरिलेट, लाइक रेगुलेट करता है हमारा न्यूक्लियस। यानी कि ग्रोथ को, रिप्रोडक्शन को सेल के कौन रेगुलेट करेगा, आवर न्यूक्लियस, आवर न्यूक्लियस। ऑलराइट, ये हो गए हमारे सारे ऑर्गेनेलीज, लेकिन एक छोटा सा ऑर्गेनेली बचा है दैट इज ग्रैन्यूल्स। पूछ लेता है कभी कभी। तो ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स के अंदर। काम क्या करते हैं, फैट को, प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने का। नेचर की अगर बात करें दे आर नॉन लिविंग, दे आर टाइनी, छोटे छोटे से होते हैं एंड नॉट बाउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि कोई भी मेम्ब्रेन कंटेन नहीं करता है, जिसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, दैट इज आवर ग्रैन्यूल। ऑलराइट, अब देखो आगे आगे चलो। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ऑलराइट, सो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 3 बीकर लिए हैं और पहले बीकर के अंदर हम लोगों ने हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया है, दूसरे बीकर के अंदर हम लोगों ने हाइपरटोनिक सॉल्यूशन लिया है और तीसरे बीकर के अंदर हम लोगों ने आइसोटोनिक सॉल्यूशन लिया है। अब ध्यान से सुनना, हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपो का मतलब होता है
गिव मी अ सेकेंड। हाइपो का मतलब होता है लेस, हाइपर का मतलब हाइपर, उसका गुस्सा हाइपर, वो हाइपर हो रहा है, हाइपर का मतलब होता है ज्यादा, गुड, सो मोर। आइसो का मतलब होता है सेम, सेम सेम, ऑलराइट, सो तू भी सेम, मैं भी सेम, दोनों दोनों सेम सेम। इसका मतलब ये होता है कि भाई ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है इसके अंदर क्या होता है, देखो हमेशा एक चीज समझ लो कि जो सेल के अंदर पानी का मूवमेंट होता है, या फिर किसी भी, ऐसे समझो सेल के अंदर जो पानी का मूवमेंट होता है वो हमेशा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे कोई चाउमीन का ठेला है, अब उस चाउमीन जहां पर बन रही होंगी, जहां पर वो ठेला होगा, वहां पर चाउमीन की खुशबू, बनने की खुशबू ज्यादा होगी, और थोड़ी सी हम लोग दूर निकलते जाएंगे वो खुशबू कम होती जाएगी, ऑलराइट। सो हमेशा जो गैसेस होती हैं, जो लिक्विड होता है, that moves from the region of higher concentration जहां वो ज्यादा प्रेजेंट है, to the region of lower concentration जहां वो कम प्रेजेंट है, ऑलराइट। यही होता है पानी का। तो पानी का मूवमेंट कैसे होगा ये समझो, पानी का मूवमेंट हमेशा फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर कॉन्सेंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कॉन्सेंट्रेशन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोगों ने एक सेल लिया, ठीक है, और हम लोगों ने उस सेल को कहां डाल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया, ठीक है। अब क्या होगा, क्योंकि इस सेल के अंदर पानी कम था और पानी कहां ज्यादा था, सेल के बाहर, तो क्या होगा, सेल के बाहर पानी ज्यादा है और सेल के अंदर पानी कम है, तो कहां से कहां मूव करता है, हायर से लोअर। तो किधर से मूव करेगा, यानी कि सेल के बाहर बीकर से पानी सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बीकर के अंदर जो है पानी का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और सेल के अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन कम है, गुड। सो यहां पर धीरे 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 पानी इस सेल के अंदर भरना चालू हो जाएगा, और जब किसी के अंदर पानी भरना चालू हो जाता है तो वो सिकुड़ेगा या फिर वो फूल जाएगा, फूल जाएगा। इसी वजह से जिस सेल को हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालते हैं वो क्या हो जाता है, फूल जाता है। क्यों फूल जाता है, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो पानी होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो पानी जो है बीकर के अंदर से सेल के अंदर भागना चालू हो जाएगा, जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो मोटा हो जाएगा, यानी कि सेल की स्वेलिंग देखने को मिलेगी। कंसेप्ट क्लियर। दूसरा समझो, हाइपर, यहां पर बीकर के अंदर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर पानी क्या होता है, कम होता है। पानी कहाँ ज्यादा होता है, सेल के अंदर ज्यादा होता है। तो कहां से कहां मूव करता है पानी, जहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है। इस बार कहां ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, सेल के अंदर, तो पानी सेल के अंदर से बीकर की तरफ निकलना चालू हो जाएगा। अब धीरे धीरे किसी से कोई चीज लेते जा रहे हो तो वो सूखेगा कि नहीं, तो ये जो सेल होता है ना ये सूख जाता है। सो सेल का जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाएगा, और यहाँ पर सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा। श्रिंक का मतलब क्या होता है, ये सिकुड़ जाएगा, ई लाइक दिस। आइसोटोनिक, इसको फर्क ही नहीं पड़ता, जितना पानी बीकर के अंदर है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर है, उतना ही सेल के अंदर है। तो जितना बाहर जाएगा उतना ही अंदर घुस जाएगा, जितना बाहर उतना ही अंदर। तो क्या कंसेप्ट होता है कि भाई यहाँ पर सेल का जो साइज रहता है दैट विल रिमेन द सेम। दिस इज द कंसेप्ट। आगे बढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल हम लोग ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके हैं, बट वी आर गोइंग with the फटाफट रिवीजन, so let's talk about this once. प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव, प्रो का मतलब क्या होता है, प्रिमिटिव। कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो प्रो, प्रिमिटिव, कैरियोटिक, न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस प्रिमिटिव है, प्राचीन है, बहुत टाइम से है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल कौन से होते हैं, बैक्टीरिया वाले सेल प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, जिनके अंदर प्रिमिटिव पुराना न्यूक्लियस है। बैक्टीरिया बहुत, जब से ये पृथ्वी बनी है ना तब से बैक्टीरिया है। सो बैक्टीरिया आर द एंशिएंट ऑर्गेनिजम्स काइंड ऑफ, राइट। दूसरा है हमारा यूकैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो
तो वो सेल्स जिनके अंदर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है उनको क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। नाउ आई वांट कि आप लोग ये सारे पॉइंट्स एक बार देख लें। ये हमारे डिफरेंसेस वाले पॉइंट्स हैं और जिनको मैं ब्लू कलर से डिनोट कर रही हूं वो हमारे सिमिलैरिटीज हैं, ठीक है। यही समझने वाली चीज थी कि प्रो मतलब प्रिमिटिव, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस। ऑलराइट, नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर नंबर 1 ऑफ केमिस्ट्री एंड दैट इज मैटर। तो क्या होता है मैटर? सब मैटर है। मेरे कमरे के अंदर ये जो पंखा है, मेरा ये जो चश्मा है, मेरा ये जो पेन है, ये जो टैबलेट है, एवरीथिंग इज अ मैटर। कैसे मैटर है भाई? कोई भी चीज इस दुनिया में, कोई भी चीज जिसका अपना कोई मास है, जिसका अपना कोई मास को आप समझ लो वेट से, ठीक है। सो जिसका अपना कोई मास है और वो अगर किसी जगह को घेरती है, तो इसने चश्मे ने जगह घेरी हुई है कि नहीं? इस पृथ्वी पर बिल्कुल घेरी हुई है, इतनी जगह घेरी हुई है जितना मेरा आंखों वाला इलाका है ये, राइट। तो वो कोई भी चीज जिसका अपना कोई मास होता है और जो कोई जगह को घेरती है वो क्या होती है? दैट इज मैटर। अगर मैं आपको पूछूं कि लव इज लव मैटर, तो लव को कभी जगह घेरते हुए देखा है? घेरते हुए देखा है? कहाँ है? आप लोग अपनी मम्मी से पूछना कि कितनी जगह घेरता है उनका प्यार आपके लिए, तो वो बता ही नहीं पाएंगे क्योंकि जगह घेरता ही नहीं है। दैट यू कैन फील, राइट? यू कैन फील दैट ओनली। सो द थिंग इज कि जिन चीज़ों को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं, जो रियलिटी में कोई स्पेस को ऑक्यूपाई नहीं करती हैं, दोज थिंग्स आर नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल स्मेल, फॉर एग्जाम्पल लव, फॉर एग्जाम्पल आपका किसी को देखकर चिढ़ जाना, फॉर एग्जाम्पल रिस्पेक्ट, फॉर एग्जाम्पल डिग्निटी, राइट? सो दीज आर नॉट मैटर। लेकिन अगर हम लोग बात करें चेयर, फैन, टेबल, गुंजन मैम का पेन, गुंजन मैम का ये टैबलेट या फिर गुंजन मैम का ये चश्मा, मेरे बाल, एवरीथिंग इज अ मैटर। गुड, समझ में आ गया? सो व्हाट इज मैटर? अगर कोई पूछे एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम सॉर्ट ऑफ मास, दैट इज नोन एज मैटर। नाउ ये जो मैटर होता है ये 3 तरीके का होता है। नो, नॉट तरीके, बट जो मैटर होता है उसकी 3 स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। हालांकि मैटर की अब 5 स्टेट्स हैं। Alright, so let's talk about the 3 states of matter first, then we will talk about the 4th and the 5th state. Alright, so the first state of matter is solid, second state is liquid और तीसरी state है gas. So इनमें अंतर क्या क्या है? अब ये जो सॉलिड होता है, अब हमारे जो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ये सब किससे मिलकर के, हमारा मैटर किससे मिलकर के बना हुआ होता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स से मिलकर के बना हुआ होता है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर यानी कि सॉलिड मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए होते हैं, यानी कुछ इस तरीके से। तो क्या आपको इनके अंदर कोई जगह दिखाई दे रही है? बहुत कम जगह है। यानी कि इनके अंदर जो इंटर पार्टिकल का मतलब होता है 2 पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। अगर लिक्विड की तरफ आते हैं देन यहाँ पर पार्टिकल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं। तो आपको इनके बीच में जगह दिखाई दे रही है? यस। तो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग गैस का एक पार्टिकल यहाँ है तो एक यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, तो जगह दिखाई दे रही है बहुत सारी। इसका मतलब गैस वाली जो स्टेट है उसके अंदर बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस अवेलेबल होता है। गुड। अब ये 2 शब्द होते हैं। पहला इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स, 2 पार्टिकल के बीच में जगह, उसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। एक होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ये जो है एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। इसका मतलब जिसके पास जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होगा उसके पास उतना ही कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगा। तो आप उल्टा कर लो, क्योंकि इनके पास बहुत कम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस था, किसके पास? सॉलिड के पास। तो इनके पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर ये लार्ज था तो यहाँ पर वीक, यहाँ पर ये वेरी लार्ज था तो यहाँ पर ये वेरी वीक। समझ में आ गया होगा? क्लियर? चले आगे। याद करने का तरीका है ये। नाउ अगला है सॉलिड जो होता है, किसी भी सॉलिड की, जैसे मान लो ये टैबलेट,
तो क्या इस टैबलेट की कोई अपनी शेप है? यस, ये टैबलेट को मैं यहाँ रख लूँ, चाहे थोड़ी देर बाद यहाँ रख लूँ, चाहे तपती धूप में रख दूँ, इसकी शेप यही रहने वाली है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉलिड होते हैं उनकी एक अपनी शेप होती है और उनका अपना डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने जो है अगर मैं बोलूँ कि भाई मैंने कोल्ड ड्रिंक लेकर के आई, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल मंगाई, उस कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को मैंने क्या किया, यहाँ रखा थोड़ी देर बाद मैंने उसको वहाँ बाहर रख दिया, ठीक है। तो क्या उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा यहाँ और बाहर? वो 2 लीटर की बोतल में अगर 2 लीटर हमारी कोल्ड ड्रिंक है तो 2 लीटर वो यहाँ रहेगी, 2 लीटर ही बाहर रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लिक्विड स्टेट का जो वॉल्यूम होता है वो डेफिनाइट होता है। लेकिन अगर हम बात करें शेप की, तो शेप डेफिनाइट नहीं होती है। कैसे? अगर मैं उस बॉटल को किसी ग्लास के अंदर कोल्ड ड्रिंक को पलटूं तो वो जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो किसका आकार ले लेगी? वो आकार ले लेगी उस ग्लास का। अगर मैं उसको बड़े से चौड़े से बर्तन में पकड़ूं, दैट मीन्स अगर मैं उसको एक भगोने के अंदर डालूं तो वो किसकी शेप ले लेगी? वो एक भगोने की शेप ले लेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा लिक्विड होता है उसका एक डेफिनाइट शेप नहीं होता है। गुड। अब गैस का ना तो डेफिनाइट शेप ना डेफिनाइट वॉल्यूम, सिंपल, राइट। आगे देखो, डेंसिटी की बात कर लेते हैं। तो सॉलिड की डेंसिटी हाई होती है, इसकी डेंसिटी लिक्विड की सॉलिड से थोड़ी सी कम होती है और गैस की डेंसिटी कतई कम होती है। क्लियर? आगे सॉलिड जो है, अब क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकती हूँ? क्या मैं इसको दबा सकती हूँ और दबाने के बाद ये अपनी शेप चेंज कर ले? नो। सॉलिड जो होते हैं दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। लिक्विड जो है वो कुछ हद तक कंप्रेस किए जा सकते हैं और जो गैसेस होती हैं उनको हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी की बात करें तो किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है? सॉलिड की, देन लिक्विड की, देन सबसे कम गैस की। गुड। ये रहा सॉलिड के पार्टिकल्स, देखो बिल्कुल इड़े भिड़े रखे हैं। इड़े भिड़े का मतलब है बहुत पास। लिक्विड के पार्टिकल्स जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर हैं और गैस के तो एक यहाँ है, एक वहाँ है, एक वहाँ है, एक कलकत्ता, एक है हमारा कलकत्ता, ओके, दिल्ली, एक है हमारा साउथ इंडिया, राइट। सो बहुत गड़बड़ है ना। ये जो इंटर कन्वर्जन ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, इसमें आप लोग थोड़ा सा चीजें पढ़ लेना। सब्लिमेशन क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, वेपराइजेशन क्या होता है, दीज आर द इंपॉर्टेंट पार्ट। अब इधर देख लो आप लोग पहले, अगर आप लोगों ने कोई बर्फ ली, ठीक है, आप लोगों ने क्या ली? बर्फ ली। एक चीज और याद रखना कि ये जो स्टेट होती है मैटर की, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं। दे आर इंटरकन्वर्जिबल। इंटरकन्वर्जिबल का मतलब है कि भाई सॉलिड स्टेट जो है उसको हम लोग लिक्विड स्टेट में बदल सकते हैं। ये जो हमारी लिक्विड स्टेट होती है इसको हम लोग गैस स्टेट में भी बदल सकते हैं। क्लियर? कैसे? 2 तरीके से। अगर हम लोग टेम्परेचर को चेंज कर दें या फिर अगर हम लोग प्रेशर को चेंज कर दें, ठीक है। सो दीज आर द 2 वेज जिसकी हेल्प से हम लोग किसी भी स्टेट को चेंज कर सकते हैं। गुड। अब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने सबसे पहले सॉलिड ले लिया। सॉलिड का मतलब समझते हैं, हम लोगों ने बर्फ जमाई थी, हम लोगों ने फ्रीजर के अंदर मस्त बर्फ जमा दी थी। उस बर्फ को हम लोगों ने निकाला। अब हम लोगों का मन हुआ कि नहीं यार, बर्फ इतनी नहीं चाहिए, थोड़ी सी हल्की बर्फ चाहिए थी, यानी कि थोड़ा सा बस ठंडा करना था पानी। ये क्या, बर्फ कैसे जम गई? तो हम लोग क्या करेंगे, उसको निकालेंगे और उसको कहाँ रख देंगे? उसको रख देंगे थोड़ी देर बाहर। और थोड़ी देर बाहर भी मत रखना, आप लोग उसको धूप में रख के आ जाना। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखोगे, वो जो बर्फ होगी वो किस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी? पानी में। लिक्विड, पानी बनना चालू हो जाएगी, राइट। वो जो बर्फ का ढेरा था वो क्या होने लग गया? पानी बनने लग गया। तो सॉलिड स्टेट, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिड स्टेट किस में कन्वर्ट हो जाती है? लिक्विड में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। अब वो जो पानी था, वो पानी जो है वो अब थोड़ी देर बाद जो है बर्फ खाली थी क्योंकि तो सर्दी लग गई। तो क्या करना है, अब इसी जो लिक्विड बन गया है पानी, इसी लिक्विड वाले पानी को उबालना पड़ेगा, क्योंकि क्या लेना है? भाप लेनी है। बहुत सर्दी हो गई है, राइट। मेरे को एग्जैक्टली मतलब मेरे को सच में सर्दी हो रही है, तो मुझे लग रहा है मुझे आई हैव टू डू दिस। सो या हम लोग कहाँ चल रहे थे कि मैंने क्या किया, उस पानी को वहाँ से उठाया, उसको एक भगोने में डाला और उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया। दैट मीन्स उसको गैस पे रख दिया। अब गैस पर
थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि वो पानी उबलना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो पानी है वो उबल उबल के थोड़ी देर बाद भाप बन के उड़ना चालू हो जाता है। तो जब लिक्विड स्टेट गैस स्टेट में कन्वर्ट होती है उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं वेपराइजेशन। वैसे ही अगर गैस स्टेट को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट करना है सब्लिमेशन कहते हैं। वैसे ही अगर लिक्विड से सॉलिड बनाना है सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। गैस से अगर लिक्विड बनाना है देन लिक्विड को कंडेंसेशन बोलते हैं। और वापस से एक प्रोसेस होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन वैसे क्या होना चाहिए कि जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ा रहे हों तो सॉलिड स्टेट यानी जो बर्फ है वो किस में कन्वर्ट होनी चाहिए, लिक्विड में, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जैसे हमारा नेप्थलीन, जैसे हमारा कैम्फर मतलब कपूर। ये कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम लोग, जैसे कपूर देखा होगा, कपूर में आप लोग देसलाई लगाते हो, दैट मीन्स आग लगाते हो तो वो उड़ जाता है। वो तो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं हुआ था, तो वो सॉलिड कन्वर्ट होना चाहिए था लिक्विड में, लेकिन वो डायरेक्टली वेपर बन के उड़ गया, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। तो कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में जाना पसंद नहीं करते हैं, दे डायरेक्टली मूव टुवर्ड्स द थर्ड स्टेट दैट इज नोन एज द गैसियस स्टेट। ऑलराइट, सो इस प्रोसेस को हम लोग नाम देते हैं सब्लिमेशन। एग्जाम्पल है नैप्थलीन एंड अनदर एग्जाम्पल इज आवर कैम्फर, कपूर। एक हमारी फोर्थ स्टेट है प्लाज्मा करके, एंड उसके अलावा BEC है हमारी एक और स्टेट, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऑलराइट, इसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन चेक द वो बड़ा वाला वीडियो आप लोग चेक कर सकते हैं एक बार। ऑलराइट, और उस बड़े वाले वीडियो का जो लिंक होगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देती हूँ। फिलहाल देर क्या बोलते हैं वो ऑलराइट, कुछ नहीं बोलते किसी को, इधर ही आ जाओ वापस। सो या अभी आता है हमारा ट्राइट नाउ। इसका मतलब है मैंने आप लोगों के लिए 2-3 क्वेश्चन रखे हैं, आप लोगों के लिए ब्रॉन्ज मेडल अरेंज किया है, सिल्वर मेडल अरेंज किया है, एंड देन देयर इज दिस गोल्ड मेडल। सो जो भी बच्चा इन तीनों प्रश्नों के उत्तर देगा वो इस इनाम को जीत जाएगा, दैट मीन्स ब्रॉन्ज मेडल, दैट मीन्स सिल्वर मेडल एंड गोल्ड मेडल। तो आप लोग मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर कि आप लोग क्या जीत रहे हैं। सो ये कंसेप्ट क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल और केल्विन स्केल। ऑलराइट, सो ये क्या है कि भाई 293 केल्विन टेम्परेचर है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। वैसे ही अगला क्वेश्चन है 470 केल्विन टेम्परेचर है, किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। वैसे ही 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। गुड, सो ये यहाँ पे लिखा जाता, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो अगर आप लोग सही उत्तर देते हैं देन आप लोग यहाँ क्लिक करेंगे, अगर आप लोग गलत उत्तर देते हैं बिल्कुल ईमानदारी से इधर ही टिक करना और मुझे बताना कमेंट्स के अंदर कितने प्रश्न आपके सही हुए। कंसेप्ट क्या है इनको सॉल्व करने का, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है भाई, और कंसेप्ट ये कहता है कि फॉर्मूला यूज होता है एक टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टेम्परेचर इन केल्विन -273। दिस इज द फॉर्मूला। ये फॉर्मूला रट लेना, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। जैसे देखो इधर यहाँ पर हमारा केल्विन में टेम्परेचर दिया हुआ है, किस में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन नंबर 1 ब्रॉन्ज मेडल मैं ले लेती हूँ, बाकी सिल्वर एंड गोल्ड आप ले लेना। गुड, तो सेल्सियस में कन्वर्ट करना है यानी कि इसमें ये निकालना है। तो वैल्यूज को पुट कर दो, टेम्परेचर केल्विन में टेम्परेचर कितना है 293, माइनस क्या कर दो उसमें से 273 माइनस कर दो, तो क्या आंसर आ जाता है 0, और यहाँ पे बचता है हमारा 2 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। और आप लोग मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बताएं कि आपको सिल्वर मेडल मिला है या गोल्ड मेडल मिला है। ऑलराइट, सो नाउ ये रहा हमारा यहाँ तक का पार्ट। आगे हम लोग 2-2 चैप्टर करके हम लोग बाकी के जो 2 चैप्टर्स बचे हैं, टिश्यू वाला और दूसरा हमारा, चलो वापस से देख लेते हैं क्या क्या बचा है। आओ इधर आओ, इधर आओ। ऑलराइट, आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कवर किया है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मैटर इन आवर सराउंडिंग।
गुड। अगले वाले वीडियो के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं टिश्यू इज मैटर अराउंड अस प्योर, ऑलराइट, ये 2 चीज़ें। एंड लास्ट में हम लोग कवर कर रहे होंगे मोशन एंड फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। गुड। सो इतना ही रखते हैं आज के लिए एंड हम लोग अगले वाले वीडियो में जल्दी मिलते हैं। अगली वाली जो सीरीज होने वाली है वो थोड़ी सी और लेंदी होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर हम थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ऑलराइट,